नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हो रहे पूरे सूरत हाल को लेकर, क्योंकि जम्मू के अंदर भी धरने प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। और उसके साथ ही कश्मीर की अगर हम बात करें तो विंटर कार्निवल भी चल रहा है, लेकिन बच्चों को भी काफी परेशानियां वहां पर झेलनी पड़ रही हैं। और उसके साथ ही कोविड के टेस्ट जो हैं वो लगातार श्रीनगर के अंदर हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले रुख करेंगे कश्मीर का ही, और बच्चों को लेकर ही बातचीत करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि युवाओं की तरफ से बार बार एक ही यहाँ पर गुहार जो है वो लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हुई थी उनका रिजल्ट आखिर क्यों नहीं आ रहा है। और काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर बच्चों को झेलनी पड़ रही हैं, युवाओं को झेलनी पड़ रही है। क्या कुछ उनका कहना था, अपडेट लेकर सहयोगी हमारे जो कि सनम एजाज हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। कश्मीर में किस तरह से सरकारी इदारों में काम होता है उसकी मिसाल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से भी दी जा सकती है। वो अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर में इम्तिहानात हुए थे, साल भर पढ़ा नहीं जा सका, कोविड की परेशानी थी। और कोविड के बाद जब इम्तिहानात हुए, ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में हंगामा तब भी हुआ था, लेकिन इम्तिहानात के लिए जाने के बाद अब 5 महीने हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर में इंतजामिया 5 महीनों के दौरान भी इम्तिहानात का रिजल्ट नहीं निकाल सके हैं। मार्च से सरकार स्कूल खोल रही है, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया तो बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे। ये 10वीं कक्षा की बात है, ये 12वीं कक्षा की बात है। और इस सारे के बीच में लगातार खबरें, अफवाहें चल रही हैं कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। बोर्ड हुकाम से जब बात की जाती है तो वहाँ रिस्पांस नहीं आता है। बोर्ड हुकाम की चेयरमैन जो हैं वो भी फोन बंद किए हुए हैं, लैंडलाइन पे कोई उठाता नहीं है। कश्मीर में जितने भी ओहदेदार हैं वो कहते हैं कि सब मैडम जी को पता है। तो मैडम जी को जो कुछ भी पता है वो लोग जानना चाहते हैं, लेकिन लोगों को बताया नहीं जाता है। आखिर लोगों की ये परेशानी, ये समस्या कौन हल करेगा। और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का नाम तो बदला गया था पिछले दिनों, जब यूटी बनी थी उसके बाद बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का नाम तो बदला गया, कुछ वर्ड निकाले गए उसमें से, स्टेट, खासतौर पर स्टेट का वर्ड निकाला गया। लेकिन उसके बाद भी उम्मीद थी कि कहीं न कहीं जो अकाउंटेबिलिटी की बात है उसका कहीं न कहीं असर जमीन पे देखने को मिलेगा। लेकिन बोर्ड हुकाम का मामला ही कुछ बाबा आदम जैसे का निराला मामले जैसा है। बोर्ड हुकाम कुछ सुनने को तैयार नहीं, कुछ किया नहीं जाता है, और फिर बच्चों की परेशानी होती है। लाइन में बच्चे रहते हैं और लाइन में रहते रहते लाइन ही लगी रहती है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर के। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, और श्रीनगर से भी आज बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि डायरेक्टर एग्रीकल्चर की तरफ से भी बड़े बड़े ऐलान जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। उनकी तरफ से कह दिया गया है कि कोविड के टेस्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कश्मीर के अंदर होंगे। खास बातचीत हमारे सहयोगी तजम्मुल के साथ डायरेक्टर की हुई है, क्या कुछ कहना है देख लीजिए। प्रोग्राम खास मुलाकात का ताज़ा शुमारा लेकर सैयद तजम्मुल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे महकमा एनिमल हस्बेंड्री को जानने की कोशिश करते हैं, जिसे उर्फ़ आम में हम पशुपालन महकमा कहते हैं। और काफ़ी टाइम से जो पेट एनिमल्स हैं उनके साथ अब जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, इसको किस तरह से डील किया जाए। श्रीनगर के बाद अनंतनाग और उसके बाद कई एक इलाकों में कुछ केसेस आए हैं। क्या कुछ ताज़ा सूरत हाल है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ पूर्णिमा मित्तल जी, जो कि डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। जी थैंक यू। बताइए मैम, पहला सवाल होगा कि अपने डिपार्टमेंट को हाल ही में संभाला तो किस तरह का माहौल अभी आप देख पाते हैं और किस तरह की तब्दीली मतवक्कु है। देखिए, हाल में तो नहीं संभाला, मुझे भी अब ऑलमोस्ट 7-8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस साल में हमने एक बहुत बड़ी चेंजेस इस डिपार्टमेंट में लाने की कोशिश की, जिसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का हमें बहुत सहयोग रहा। नवीन चौधरी जी ने हमें इसमें सपोर्ट किया, और आज की डेट में हमने बहुत सारी नई स्कीम्स डिपार्टमेंट में लॉन्च की इस साल, जिसमें हमारी चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री में आपके डेयरी काउस के नए फार्म्स इस्टेब्लिश करने की बात हो, मिल्क प्रोडक्शन की, साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ वैल्यू एडिशन पे हमने जोर दिया कि अगर कोई खोया मेकिंग करना चाहता है, पनीर करना चाहता है, कर्ड करना चाहता है, छोटा अपना एक चिलिंग प्लांट लगाना चाहता है, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी स्कीम प्रोवाइड की। इक्विपमेंट से रिलेटेड हमारे कोई भी इक्विपमेंट अगर डेयरी फार्मर लाना चाहता है तो उसमें हम 50% सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डेयरी काउज की यूनिट लगाने के लिए 5 काउज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और 50 काउज तक की यूनिट लगाने के लिए भी सब्सिडी फार्मर को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बैंक लोन उसकी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है। वो बैंक लोन लेना चाहे तो ले सकता है, अदरवाइज़ जो बेनिफिशियरी शेयर है वो डायरेक्टली दे सकता है। बैंक की हमें कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक हैसल फ्री सब्सिडी हम
फार्मर को दे रहे हैं। उसके साथ साथ उसको मार्केटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, उसमें वैन प्रोवाइड करनी है, उसको मिल्क वैन, रेफ्रिजरेटेड वैन है, फिर आपका फॉडर, क्योंकि अगर कैटल कोई लेता है तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट उसमें फॉडर का आता है। फॉडर में हम चाहे वो हाइड्रोफोनिक प्लांट लगाना चाहे, साइलेज मेकिंग प्लांट लगाना चाहे, कैटल फीड प्लांट लगाना चाहे, उन सब के इक्विपमेंट्स में हम 50% सब्सिडी आज की। और इस समय क्योंकि अब साल ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म होने आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने 1400 डेयरी यूनिट्स सैंक्शन किए हैं इस साल में, जिसमें हमारे ऑलमोस्ट 500 यूनिट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं एज ऑन डेट। इसी तरीके से हमने वैन्स करीब 80 वैन्स दी हैं। फॉडर मेकिंग में साइलेज मेकिंग प्लांट हमने 2 लगाए हैं। कैटल फीड प्लांट 2 हमने सैंक्शन किए हैं, एक बड़गाम में, एक बारामूला में। तो जहाँ से भी जो भी एंटरप्रेन्योर हमें सामने आ रहा है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ पोल्ट्री हमारा दूसरा एक बहुत बड़ा जो इशू है यहाँ पे वो पोल्ट्री का है, क्योंकि पोल्ट्री एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा जिसका कंजम्पशन है, डिमांड है कश्मीर वैली। तो वापस आते हैं अब यूनिट्स की ओर कि जम्मू कश्मीर में हमने देखा आज खुद खासकर आउटस्कर्ट्स में और दूर दराज इलाकों में काफ़ी ज़्यादा पोल्ट्री फार्म खोले गए और बाद में काफ़ी ज़्यादा बंद भी हुए हैं। कोई ख़ास वजह रही, कोई इस तरह की रिपोर्ट आई कि भाई आपने शुरू तो किया था, बंद क्यों किया? नहीं, देखिए, बंद जहाँ पे यही एक फंक्शनल यूनिट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। कहीं पे हमारे पोल्ट्री यूनिट्स इस वजह से बंद हो गए कि उन्होंने 1500 का फार्म चलाया। स्मॉल यूनिट आपका जो है वो वायबल नहीं होता है इन द लॉन्ग रन। कहीं पे लॉस हो जाए तो ही कांट सस्टेन, क्योंकि एक ये लाइव स्टॉक है। कहीं भी ऐसा हो सकता है कि जैसे आज की डेट में बर्ड फ्लू आ गया तो मोर्टेलिटी हो सकती है। तो हम इनको कोशिश कर रहे हैं कि ये फार्म जो है एटलीस्ट 5000 कैपेसिटी का फार्म बने, जो कि एक वायबल यूनिट बनता है। कहीं कहीं पे हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी इसमें डिफ़िकल्टीज़ आई कि लोकेलिटी ऐसी थी, लोगों ने कंप्लेंट की कि इनके पास पोल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट नहीं है, या मोहल्ले में ये मोहल्ले में है, उसकी स्मेल आती है। तो अब हमने जो अपने इक्विपमेंट्स की एक नई स्कीम स्टार्ट की, हमने उसमें उनको इवन की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट्स है, हमने कहा उस इक्विपमेंट को अगर वो वहाँ लगाते हैं अपने पोल्ट्री फार्म में, इंसुलेटर्स लगाते हैं या कोई ऐसा इक्विपमेंट लगाते हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल कर सके, वी आर इन द प्रोसेस विद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सो दैट उस इक्विपमेंट को लगाने के लिए हम अपने पोल्ट्री फार्म्स को सपोर्ट कर सकें। मैम, वहीं आपने डेयरी फार्म का जिक्र किया प्रोग्राम में। अब भी बहुत सारे युवा हमने देखा, खासकर चाडोरा से, मौचवा से, बडगाम से, कई एक इलाकों में, जिन्होंने अपने डेयरी फार्म शुरू किए हैं और सुबह सुबह जो दूध है घर पहुंच जाता है। तो किस तरह का असिस्टेंस सरकार जो है उनको कर रही है? मैंने आपको पहले ही बताया, डेयरी डेवलपमेंट के लिए हमने उनको हर एक फील्ड में, काऊ लाने से लेकर मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन, हर किसी टाइप के इक्विपमेंट में वी आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट। इवन फॉडर में, फॉडर डेवलपमेंट के लिए साइलेज मेकिंग कर सकता है हमारा, क्योंकि मेन स्टार्ट क्या होता है कि जब आप कैटल लाते हैं आपके पास फॉडर अवेलेबल नहीं है, तो वायबल यूनिट तब बनेगा जब हम उसको सही रेट पे फॉडर अवेलेबल करा पाएँ। तो इसमें चाहे वैल्यू एडिशन वो करना चाहें, प्रोसेसिंग करना चाहें, वी आर विद द फार्मर कि वो आए, अपनी स्कीम, हमारी स्कीम्स का बेनिफिट लें। चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला से ही दिखा देते हैं कि किस तरह से सूरत हाल वहां पर चल रहे हैं, क्योंकि लकड़ी नहीं मिलने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां वहां पर झेलनी पड़ रही हैं। इरशाद भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। तो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो था ये तो पहले स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद रिपीलमेंट ऑफ एक्ट जब हो गया था, ये बन गई फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उस मरहले में जो कोविड उसमें आ गया, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 आ गया, उसमें थोड़ा हमारा जो परफॉर्म, जो जंगलों से माल लेने का जो तरीक़ाकार था, उसमें थोड़ा कमी आ गई, इसलिए क्योंकि लोग मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पाए। और जहाँ तक देवदार का मसला है, चूँकि गवर्नमेंट, आपको शायद पता है, क्योंकि 4-5 महीने बाद यहाँ मुलाजमों की तनख्वाह निकल गई थी। वही वजह है कि कॉरपोरेशन का जो रिपीलमेंट ऑफ एक्ट के बाद जो कुछ लवाजमात थे, कानूनी लवाजमात थे, उसकी वजह से यहाँ का रेवेन्यू जो थोड़ा मुतासर हो गया था। स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, वो यहाँ के लोगों को कायरू और बुदलू की जो लकड़ी है वो फराहम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को होती है देवदार की लकड़ी।
जिसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो श्रीनगर को जाता है, चाहे वो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो बारामूला से है, चाहे वो शुपियान से है या कहीं और जगह से जहाँ से भी ये लकड़ी जंगलों से काटी जाती है, उसका जो बेशतर हिस्सा है वो श्रीनगर चला जाता है। लेकिन जो बारामूला है ये एक पुराना ज़िला है, तवारीखी कस्बा है और यहाँ के लोग बहुत ज़बरदस्त सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इन्हें देवदार नहीं मिल रहा है। इस सिलसिले में हमने कई बार जो यहाँ के जनरल मैनेजर साहब हैं उनसे बात की थी, ज़िला इंतज़ामिया से को भी हमने बताया था, लेकिन उनका ये कहना है कि हम एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू हुआ है जिसकी रूह से हमें जो लकड़ी है वो ज़्यादातर श्रीनगर में अवेलेबल करनी है, न कि बारामूला में। ये एक डिस्पैरिटी है, ये एक तमाशा बना हुआ है। बेनिफिट मिलान आसूद हालन यम बड़ महनी यमन अप्रोच सान बड़न बड़न अफसरन सत यह फायदे तमन मिलान लोकल अकिस गरीबस अकिस BPL अमिक फायदे वनस पत्मो 2-3 वरियो पे कहें गवर्नमेंटन नश BPL फैमिली हज तुम वो कचा सेंक्शन आसान पेंडिंग तमन कहीं गौर कर तुम रदी की टूकर में यह डिपार्टमेंट व्यसान यह क्नान यह कर परचेजिंग लकर डिपो होल्डरन ये तमन रिन्यू मूजूब गरीबस नश क्या रिन्यू यी तत 2-3 सास रुपये मीटर फुट कर गरीबस क्या दी 600 तो 700 मीटर। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, लगातार यहाँ पे जो पब्लिक ग्रीवेंस आते हैं, लोगों के साथ हमारी बात हुई, लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे हमें ज़िले बारामूला में लकड़ी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से फराम नहीं की जाती हैं क्योंकि लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी उरूज पे हैं। लोगों का यही कहना है कि जब हम नया कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करते हैं, नया मकान बनाते हैं, तो हम उसमें जो है दीदार की लकड़ी जो है हमें अशद ज़रूरत होती हैं क्योंकि अगर यहाँ पे SFC डिपार्टमेंट की बात करें, वहाँ पे जो दीदार की लकड़ी जो है दस्तयाब नहीं है, बल्कि वहाँ पे कायरू और बदलू मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों का ये कहना है कि हमें काफ़ी सारे मुश्किलात हो रहे हैं। अगर बार बार ज़िला इंतज़ामिया के पास जाते हैं या मुतलका महकमा SFC की बात करें, क्योंकि वो इस पर दिलचस्पी नहीं देते हैं। बल्कि मैं आपको बता दें चलो, अगर हमने यहाँ के जो आला अफसरान हैं, जो SFC डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं, उनके साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई कि हम जल्द से जल्द इनके जो मुश्किलात हैं वो दूर करेंगे। और इसके साथ साथ देखा जाए दफ़ा 370 और 35A जब मनसूख किया गया, उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक आया और उस वक्त जो है लगातार यहाँ पे जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से इन अफसरानों को, इन मुलाजिमों को काफ़ी सारे मुश्किलात सामने आए। और इनका ये भी कहना है कि तब से आज तक जो है हमने दीदार की लकड़ी जो है जंगलों से नहीं लाई, बल्कि उस वक्त जो है लॉकडाउन था और उसके बाद जो है यहाँ पे बर्फबारी हुई। क्योंकि इन अफसरानों का ये कहना है, इस SFC डिपार्टमेंट का ये कहना है कि यहाँ पे हम अप्रैल तक जो है लोगों के मुश्किलात, लोगों के ग्रीवेंस हैं वो हम दूर करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर जो है हम आज से ही लकड़ी लाने शुरू करेंगे और लगातार जो है लोगों के जो मुश्किलात हैं वो हम हल करेंगे। और अगर देखा जाए इस वक्त जो जंगल स्मगलिंग जो है वो उरूज पे है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर व बेशतर लोगों को जो है लकड़ी नहीं मिल पाती है, इसीलिए यहाँ पे जंगल स्मगलिंग जो है वो उरूज पे है। दिन दहाड़े जो है रात भर यहाँ पे जो है जंगलों का सफाया हो रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है इस पे तवज्जो नहीं दे रहा है। डिपार्टमेंट इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया का चाहिए इन लोगों के ख़िलाफ़, इन जो यहाँ पे स्मगलिंग करते हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि आइंदा जो है लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके। फ़िलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब रुख कर लेते हैं जिला बड़गाम का। अशरफ डार क्या कुछ पूरी अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि जिला बड़गाम की अगर बात की जाए तो ARTO की टीम ने लगातार यहां पर दौरा भी किया है। जमीन पर वो पहुंची हुई थी और काफी तरीके से लोगों की गाड़ियों को भी जब्त किया है और साथ ही साथ किस तरह से आज परमिट भी चेक हुए हैं। ये तो है, कल हमारी जो है टीम निकली हुई थी, जो है कंप्लेंट आई थी 2-3 जगह में, बीरो रोड स्पेस सोहेब रोड पे। उसमें हमने देखा कि जो बाहर की गाड़ियां हैं, PB है, पंजाब की या दिल्ली की हैं, नॉन कमर्शियल, वो एज अ कमर्शियल जो है अप्लाई कर रही थी। उसमें हमने एक गाड़ी को सीज़ कर दिया। इसके एक्स्ट्रा जो हमने देखा कि एक टाटा सुमो, वो भी हमने गाड़ी सीज़ कर दी, छोटा बच्चा चला रहा था, वो गाड़ी भी बंद ही है। इसके एक्स्ट्रा जो है हमारी जो है इल्तिजा है लोगों से, जो नॉन कमर्शियल गाड़ियाँ लोगों को अप्लाई कराती हैं उन गाड़ियों में ना चढ़ें। अगर खुदा न खासा कल कुछ अनटूवर्डनेस हुआ, उसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये तो कंटिन्यू ट्रायल है। अब है ये देखा जाता है कि हम किस रूट पे, नहीं तो हमारा ट्रैफिक जो है हर एक रूट पे होते हैं। हमारा जो होता है टीम हफ्ते में 2 दिन हम निकलते हैं। ऐसे जो अगर कहीं पे ऐसी कंप्लेंट आएंगी हम उस रूट पे चले जाते हैं।
आज बडगाम में ARTO की तरफ से एक टीम मुकर्रर की गई और जो टीम आज बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में जाके उन्होंने उन गाड़ियों को सीज़ किया जो कि बाहर से आई हुई गाड़ी, चाहे वो तवेरा हो, सोमोज हो, उन गाड़ियों को चेक किया गया और उनके परमिट्स चेक किया। हालांकि जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं उनके पास तो यहाँ का परमिट होता नहीं, फिर भी वो रोड्स पे चलती है। दूसरा है कि जो विदाउट लाइसेंस ड्राइवर होते हैं उनके खिलाफ आज ARTO बडगाम की तरफ से जुर्माना आयद किया और साथ ही कुछ गाड़ियों को सीज़ भी किया। उनका ये कहना था ARTO का इस पूरे मामले में कि जितने भी ड्राइवर से आजकल हम देखते हैं नए लड़के जो है ड्राइविंग करते हैं, उनके पास ना तो लाइसेंस होती है, दूसरा ये कि जो गाड़ियां बाहर से आती है ना तो उनके पास परमिट होता है उस रोड पे चलने के, उन गाड़ियों को हमने सीज किया और आगे भी इस तरह की ड्राइव जो है लगातार जारी रही। क्योंकि कल हमने देखा कई जगहों पर ARTO का ये कहना था, कई जगहों पर हमने देखा ऐसे लड़के जो है गाड़ी चला रहे हैं जो कि अभी अंडर एज है और दूसरा कि वो पैसेंजर गाड़ी चलाते हैं। तभी आज हमने एक टीम निकाली और पूरे ज़िले में ये टीम जाएगी और जगह जगह जहाँ पर भी उनको लगेगा इस तरह की वायलेशन होती तो उनको सीज़ किया जाएगा और साथ ही जो विदाउट लाइसेंस है उन गाड़ियों को भी सीज़ किया जाएगा। यानी आने वाले वक्त में हम ये कह सकते हैं बडगाम में आप जो भी ड्राइविंग करेंगे साफ शफाफ ड्राइवर बने, क्योंकि हम लगातार ये देखते हैं जो पैसेंजर गाड़ी है उनके जो ड्राइवर हजरात होते हैं वो कहीं ना कहीं अंडर एज होते हैं। तो अंडर एज लेके गाड़ी चलाना एक तो खुद हम ये कैसे उन सवारियों का नहीं सोचा जा सकता है, उसके हवाले से ARTO का ये कहना है कि इसीलिए ये ड्राइव चलाई गई है ताकि जो लोगों की सेफ्टी के लिए इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से मैं मोहम्मद अशरफ। चलिए अब आपको लिए चलते हैं पट्टन, और पट्टन में भी आज कोचिंग सेंटर्स का दौरा किया गया है और SDM की तरफ से ये पूरा दौरा जो है वो आज किया गया है और जिनके पास यहाँ पर ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है उनको पूरी तरह से आदेश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखाए जाएं, अन्यथा कार्यवाही जो है वो यहाँ पर होगी। राही निसार किस तरह से अपडेट कर रहे हैं, देखिए। कंस्ट्रक्शन लेबर्स यूनियन की तरफ से यहाँ पे एहतजाजी प्रोग्राम था आज। उनका साफ यही कहना था कि जो भी हमारे यहाँ पे फाइलें होती है, चाहे स्कॉलरशिप होती है या डेथ रिलेटेड जो फाइलें होती है या यहाँ पे मैरिज असिस्टेंस की बात करें वो फाइलें होती है, तो जो ही हम दफ्तरों में जाते हैं तो वहाँ पे उन पे बहुत सारा टाइम लगता है। तो उनका साफ यही कहना था कि जो यहाँ पे अफसरान हैं उनको चाहिए कि इन पर ज़्यादा टाइम ना दे, क्योंकि जो ये लोग होते हैं मज़दूर लोग होते हैं और जो ये दिन में कमाते हैं फिर ये खाली उनकी फाइलों के पीछे लगे होते हैं और वो उन पर ही खर्च हो जाते हैं। तो इनका जो यहाँ पे आज एहतजाजी प्रोग्राम का इनका यही कहना था कि जो हमारे जो भी ये फाइलें होती है, जो भी हुकूमत की तरफ से हमें यहाँ पे असिस्टेंस मिलती है, उनका हमें भरपूर फ़ायदा मिलना चाहिए। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला उधमपुर और उधमपुर से आपको दिखा देते हैं कि जेल के अंदर आज कैदियों के साथ उनके परिजन यहां मिले हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना महामारी चल रही थी जिसकी वजह से कैदियों के साथ उनके परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज एक अनोखे तरीके से उन्हें मिलाया गया है। पहले एक जाली बीच में होती थी लेकिन आज शीशे को बीच में रखा गया है। आशीष दत्त रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। इस समय हम उधमपुर की डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद हैं। कोविड के चलते जब से कोविड हुआ था तो हर जेल में, भारत की हर जेल में जो है जो कैदियों के साथ परिजनों को मिलने की अनुमति नहीं थी। कोविड के चलते ये सब चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन अब जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं तो अब मुलाकात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जेल की अगर बात करूं तो यहाँ भी जो है अब कैदियों को जो है अपने परिजनों से मिलने दिया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात इस बार जो है ये है कि इस बार जो इंटरव्यू रूम है कैदी और जो परिजनों के बीच में जो बात पहले होती थी, इस बार जो रूम बनाया गया है वो अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। मैं आपको रूम के अंदर ले चलूँगा और बताऊँगा कि इस बार जो है मॉडर्न तरीके से जो है ये जो रूम है बनाया गया है, जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ में होता है उस तरह से ये रूम बनाया गया है। क्योंकि ये पहले जैसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी जो है कैदियों और परिजनों के बीच में जब बात होती थी तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी लीक होने की बात होती थी या जिस तरह से कोई चीज़ें जो है मोबाइल भी कभी मिलता है, हमने कई बार खबरों में देखा है कि मोबाइल अंदर चले जाते थे या कोई और भी चीज़ें चली जाती थी, लेकिन इन सब चीज़ों से अब छुटकारा हो गया है। और इस समय हम इसी रूम में मौजूद हैं जो नया इंटरव्यू रूम बनाया गया है। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि ये साउंड प्रूफ कमरा बनाया गया है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि ये बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। इस बार जो है ये रूम जो है अलग, खासकर फीमेल्स के लिए अलग बनाया गया है और मेल्स के लिए अलग बनाया गया है। हाँ, चेयर्स आप देख लीजिए, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से ये चेयर्स हैं। बच्चों के लिए अलग से चेयर रखी गई हैं। अगर बच्चे जो अपने परिजन से मिलना, जो परिजन के साथ आते हैं या मिलना चाहते हैं, उनके लिए अलग से बनाया गया है। आप इस समय देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मुलाकात चल रही है।
परिजन और कैदियों के बीच में मुलाकात चल रही है। आप देख सकते हैं विजुअली इंटरकॉम यहाँ पे लगाया गया, इंटरकॉम के थ्रू ही जो है इस बार जो है ये मुलाकात जो है इनकी चल रही है। आप देख सकते हैं विजुअल में कि यहाँ पर फ़ोन की फैसिलिटी के साथ ही ये है जो कैदियों और परिजनों के बीच में बात हो रही है। इन सब विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं हरीश कोतवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि क्या क्या तकनीक अपनाई गई है और कोविड के चलते क्या क्या यहाँ प्रिकॉशन लिए गए हैं जब दोबारा से जो है मुलाकात बहाल हो गई है। सर, ये जो खासकर मैं जो है इंटरव्यू रूम है इसके बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये रूम बनाया गया है और क्या क्या तकनीक इसमें लगाई गई है और क्या फ़ायदा जो है कैदियों और परिजनों के बीच को मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा कि अभी जो मुलाकात चल रही है तो ये इंटरकॉम सिस्टम जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और साथ में जो है ये मॉडर्न तरीके पे जो है इंटरव्यू रूम जो है ये तैयार किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जो है ये तैयार होके जो है अभी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें जो है कि पहले जो इंटरव्यू होता था वो सिंपल होता था, ये जाली लगी हुई होती थी तो इस तरफ कैदी बैठते थे उस तरफ वो देते तो, लेकिन एक साउंड जो है वो काफ़ी गूंजती थी। तो अब जो है उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी ध्यान में रखते हुए जो है अब ये मॉडर्न तरीके पे जो है ये इंटरव्यू रूम जो है ये तैयार किया गया है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात है ये कि हाइजीनिकली भी ये बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी बहुत है और साथ में इसमें फॉल्स सीलिंग वगैरह है, साउंड प्रूफ है ताकि जो आवाज़ जो है वो गूंजे ना। ये वहाँ प्रिकॉशन लिए जाते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं? लास्ट ईयर जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुई तो हमने इंटरव्यू फिजिकल जो है वो बंद कर दिया। साथ में हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स ने जो जनाब वीके सिंह साहब हैं उन्होंने सोचा कि भाई अगर ये कैदी अंदर है इनके साथ फिज़िकल इंटरव्यू नहीं हो रहा है तो नेचुरली जो है ये स्ट्रेस में तो आएंगे। उसी को स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए डायरेक्टर जनरल साहब ने जो है हमें इंस्ट्रक्शनें दी कि भाई इनको वर्चुअल मोड पे जो है बातें करवाई जाएँ। कुछ जेल कैदी के जो परिजन हैं वो भी आज मुलाकात में उनसे मिलने आए हैं। कुछ यहाँ पर परिजन हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे कि इस बार जो है कोविड के बाद ये पहली बार जो मिलने यहाँ पर अपने कैदी से आए हैं जो इनके रिलेटिव अंदर हैं, किस तरह का फील कर रहे हैं जिस तरह से नया जो इंटरव्यू रूम बनाया गया है। इनका क्या कहना है कि किस तरह से इनका एक्सपीरियंस रहा है। जी, अपना नाम बताएं। सर निसार अहमद। निसार जी, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं डोडा से आया हूँ। निसार जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि पहले भी आप मुलाकात में यहाँ पे आते थे, मिलते थे, लेकिन इस बार जो है ये नया कमरा जो रूम बनाया गया है तो क्या इससे क्या सहूलियत क्या मिल रही है आपको? सर बहुत अच्छा बनाया गया है। पहले जाली लगी हुई थी तो अच्छा दिख भी नहीं रहा था, तो अभी इस बार सर शीशे वगैरह लगाए हैं और ऐसे पहले फ़ोन शून वगैरह अंदर देते थे ऐसे वैसे, तो अभी फ़ोन पे ही बात होती है सर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला डोडा और डोडा से भी वसीम गट्टू यहाँ पर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार पीएचई डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पेमेंट उन्हें नहीं दी गई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट है, देख लीजिए। अभी हम मौजूद हैं पीएचई ऑफिस डोडा में, जहां पे काफ़ी सारे लोग मेरे इर्द गिर्द में आप देख सकते हैं ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इनका ये मानना है कि पीएचई डिवीज़न डोडा में इन लोगों ने काम किया था 2 से 3 साल पहले, मगर अभी तक इन लोगों को पेमेंट्स नहीं हुई हैं। इन्हीं से जानते हैं किस तरह की परेशानी और क्या इनकी डिमांड्स है। आपका नाम? मेरा नाम रफ़ीक मलिक है सर। रफ़ीक जी, क्या पूरा मामला है? आज सारे यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं आप, तो क्या दिक्कत आपको आ रही है? देखिए, एक तो हमारा ये मसला है कि 2-2 साल से यहाँ पे पेमेंट नहीं हो रही है ठेकेदारों की, और उसके बाद सितम ये कि दिसंबर में यहाँ सब डिवीज़न ने बिल सबमिट किए हैं ठेकेदारों के जी, लेकिन दिसंबर से आज तक हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है। वो हमने सुना कि वो बीमार हैं। अगर वो बीमार हैं, क्या चीफ इंजीनियर जो हमारे पीएचई जल शक्ति के हैं यहाँ पे, तो क्या उनको मालूम नहीं है कि डोडा में कितना एक ठेकेदार का कितना पैसा होगा इसमें? यहाँ जो सारी लाइबिलिटी इस वक्त जो बिल्स पड़े हैं 2.5-3 करोड़ के बिल पड़े हैं जी, तो इनमें एक न्यू सिस्टम के तहत जो प्रोसेस है इनको अपलोड करना पड़ता है। चीफ ऑफिस में जाते हैं, चीफ ऑफिस से सेक्रेटरीट जाना पड़ता है, फिर जाके लोगों की पेमेंट होती है। लेकिन पिछले 1.5 महीने से यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है, जिसकी वजह से सारा काम रुका पड़ा है। तो तकरीबन अगर छोटे से छोटा भी ठेकेदार है उसका भी 10-15 लाख फंसा हुआ है इस वक्त। हमारे बिल इस वक्त दफ्तर में पड़े हैं 2-2 साल से। इन्होंने कोई हेड बता दिया हमें लैंग्वेशन का,
तो वो बिल जो हमें कभी चीफ ऑफिस के पास आता है, कभी एससी के पास होता है, कभी कहते हैं अपलोड नहीं हो रहा है, कभी कहते हैं अपलोड हो रहा है, बस ये बिल बानाबाजी हो रही है। उसके बाद यहाँ पर हमारे एससी साहब यहाँ पर थे, लेकिन उन्होंने कभी एक कागज़ को भी साइन नहीं किया। देर पड़े थे उसके टेबल पे भी, तो उसको भी हमें समझ नहीं वजह क्या है ये। उसके बाद वो तो अब ट्रांसफ़र हो गए हैं, लेकिन हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। तो किस तरह की अपील करेंगे हायर अथॉरिटी से? तो हम तो यही बता रहे हैं कि यहाँ एक्शन साहब जो है 2 महीने से तो हमारी डिवीज़न तो ठप पड़ी है। मुलाजिम भी दरबदर है, ठेकेदार भी दरबदर है, पब्लिक भी दरबदर है, लेकिन कोई सुनवाई तो नहीं है। यूँ तो सरकारें और प्रशासन बड़े बड़े दावे करते हैं विकास को लेकर, लेकिन ये विकास के दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। और विकास के इस खोखले दावे का एक और मामला सामने आया है सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर के गांव पडरी से। यहाँ पर साल 2013 में एक कम्युनिटी हॉल का काम शुरू किया गया और ये जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया था, उस समय सरकार थी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, और उनकी सरकार में ये काम जो था वो शुरू किया गया था इस कम्युनिटी हॉल का, लेकिन उनकी सरकार आकर चली गई। उसके बाद यहाँ पर बीजेपी पीडीपी की कोलिजन गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट का काम जो है वो शुरू नहीं किया गया। यानी 2013 में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था, लेकिन आज भी इस प्रोजेक्ट का काम जो है वो अधर में लटका हुआ है और आज भी वहाँ के स्थानीय लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब ये कम्युनिटी हॉल जो है वो बनकर तैयार होगा और जनता को समर्पित होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, इस कम्युनिटी हॉल की बात करें, तो मात्र सिर्फ दीवारें ही यहाँ पर बनाई गई हैं, लेकिन आज दीवारें इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब यहाँ पर स्लैब पड़ेगा, कब इसका काम कंप्लीट होगा और कब ये जनता को समर्पित किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विकास के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, ये खोखले साबित होते हैं। वैसे तो हम ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई बड़े प्रोजेक्ट आते नहीं है, लेकिन जब आते हैं तो उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जाता और ये पैसा वेस्टेज आप इसे कह सकते हैं कि अगर काम इसका शुरू किया गया था तो उसे वक्त पर कंप्लीट करना भी ये फर्ज था पिछली सरकारों का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात यह है कि अगर पिछली सरकारें आकर चली गई तो अब का जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है, आखिर उन्होंने क्यों इसका संज्ञान नहीं लिया, क्यों इसका काम अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया। और पडरी गांव की अगर बात करें तो यहाँ के लोगों ने कई बार आरडीडी डिपार्टमेंट के साथ जो वो टाई अप किया, उनके साथ संपर्क किया कि इसको फटाफट से कंप्लीट किया जाए इस प्रोजेक्ट को, लेकिन उनके द्वारा ये कहा जाता है विभाग के अधिकारियों द्वारा कि हमने आगे जो है वो बात पहुंचाई हुई है। अब देखना यह है कि कब दोबारा से इस काम को अप्रूवल मिलता है और कब इसका काम खत्म होता है। लेकिन कई बार बीडीओ ऑफिस में भी जो वो कंप्लेंट डाली गई है, ग्रीवेंसेस सेल में भी ये कंप्लेंट डाली गई है, लेकिन पिछले 8 साल से अभी तक ये जो प्रोजेक्ट का काम है ये अधर में लटका हुआ है। यानी 2013 में ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ कम्युनिटी हॉल का, ये अभी भी अधर में लटका हुआ है और 8 साल का वक्त हो चला है। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कब लोग इसका फायदा ले पाएंगे। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से दिखा देते हैं कि धरना प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आई है और आज एक बार फिर से मोर्चा खोलती हुई नजर आई, क्योंकि आज गिरफ्तारियां भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दी गई। रमन भल्ला भी मौजूद थे। लगातार बातचीत होने का दौर जो है वो देखा गया, लेकिन भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और उन्होंने बैनर लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और साफ तौर पर सरकार पर भी आरोप लगाने की कोशिश की गई। मैं अपने एडिटर से कहूंगी कि जो विजुअल्स इस वक्त यहाँ पर सामने आए हैं, आप देखिए कि धरना प्रदर्शन किस तरीके से किया गया। गिरफ्तारियां जो है वो हुई हैं और गिरफ्तारियां दी गई यहाँ पर गुलाम अहमद मीर की तरफ से, और जितने भी सीनियर लीडर यहाँ पर पहुंचे हुए थे सब लोग अपनी गिरफ्तारियां देते हुए नजर आए और साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर महंगाई इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर टैक्स टेररिज्म बनाने का भी आरोप सीधे तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर लगाने की कोशिश की गई। और आपको ये भी बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर क्या कुछ कह रहे थे वो सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुलाम अहमद मीर क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। जिस तरह से ये टैक्स पर टैक्स सारी चीज़ों पर, रोड पर, ट्रांसपोर्ट पर, टोल पर, आपके प्रॉपर्टी पर, आपके हाउसिंग पर, आपके पेट्रोल पर, डीजल पर, गैस पर, ये जब चारों तरफ टैक्स की बात हो रही तो टैक्स टेररिज्म हो गया ना। ये लोगों को खौफजदा बना रहे हैं कि अगर आप हमको ये पैसा नहीं दोगे तो आपके साथ बुरा सलूक होगा। तो उस बुरे सलूक के खिलाफ हम लोग सड़कों पर है। अब देखना ये होगा कि आखिर यहाँ पर विकास किस तरह से होता है और कांग्रेस पार्टी एक भी मौका नहीं छोड़ रही है केंद्र सरकार को घेरने का। आप देखते रहिए कार्यक्रम।